के टॉपिक्स हैं 7.4 के इक्विलिब्रियम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दो ही टॉपिक्स है, बट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई 7th चैप्टर पढ़ने के लिए बोले तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसा टॉपिक है जो छोड़ के नहीं जाना चाहिए, और न्यूमेरिकल्स बेसिस पे मैं बोलूँ तो इक्विलिब्रियम वो दूसरा टॉपिक है। तो 7.4 इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत बार पूछे जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हम क्लास में ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे। मैं देखती हूँ एक आधा लेने का ट्राई करती हूँ सो दैट आपको समझ आए, बट हम ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे क्लास में। स्टार्ट करती हूँ मैं इक्विलिब्रियम से। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या था ये हमने वैसे चैप्टर 5 में सीखा हुआ है, अभी भी रिसेंट में हमने चैप्टर 5 कंप्लीट किया था, वहां पे हमने सीखा था इक्विलिब्रियम मतलब व्हेन नेट सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज जीरो द सिस्टम इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। बट वहां पे मोशन भी एक टाइप का ही था। अगर मोशन दो टाइप के हो जाते हैं कि ट्रांसलेशनल है और रोटेशनल है, तो दोनों के लिए इक्विलिब्रियम भी हमें अलग ही रखने पड़ेंगे। अच्छा, व्हाट इज द कॉज ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन? ये मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। व्हाट इज द कॉज ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन? अनम्यूट करके बोल सकते हैं लोग। What is the question? What is the cause of translational motion? No idea? एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स, ये भूल क्यों जाते हो आप चलते चलते? द कॉज ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन इज एक्सटर्नल फोर्स। अगर मैं उसके कॉज को ही जीरो कर दूं, देन द सिस्टम इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट दूसरी साइड में लिखती हूँ रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्या होता है? व्हाट इज द कॉज ऑफ रोटेशनल मोशन? Torque, very good. So when sum of all torques is equal to 0, the system is said to be in rotational equilibrium. अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव ना करे तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट ना करे तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम, और जब दोनों साथ में हो तो ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। When both of them are acting together, आपके अराउंड जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो अभी मूव नहीं कर रहे हैं, रोटेट नहीं कर रहे हैं, वो सारे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हैं। जैसे ये प्लेस, ये पेज जो है, ये मेरा बुक जो है, इसके यहाँ पे मैंने फोन जो रख रखा है, फोन नीचे स्केच पेन, जब तक मैं फोर्स ना लगाऊं तब तक वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। कोई अपने आप से तो नहीं चल रहा है, या कहीं अपने आप से तो नहीं उड़े, ये घूमने लग गया है, चेक कर लेना। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हैं हमारे। अब इसको फर्दर सीखने के लिए हमें इसके केस स्टडीज में हम जाते हैं। मैं दो केसेस आपको दिखाऊंगी। मैंने दोनों साइड एक बार ले रखा है। दोनों साइड एक मैकेनिकल बार ले रखा है मैंने, जो सिमेट्रिक है अपने सेंटर के अबाउट। तो यहाँ पे ये सिमेट्रिक है, यहाँ पे इधर ये सिमेट्रिक है। मैं पहले केस में जो फोर्सेस लगा रही हूँ वो है ऊपर की साइड पे, एंड्स पे। मैं दो फोर्सेस लगा रही हूँ ऊपर की साइड पे और दोनों एंड्स पे, और दूसरे केस में फोर्सेस लगा रही हूँ बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। पहले केस में दोनों फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड की सेम डायरेक्शन में लग रही है, दूसरे केस में दोनों फोर्सेस है सेम मैग्नीट्यूड की बट लग रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में। Can anyone say what is the magnitude of net force in both the cases? सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड इन बोथ द केसेस। मैम 2F वाले में और नॉन जीरो है और राइट वाले में जीरो है। 2F। एक में 2F है और दूसरे में 0 है, राइट? क्योंकि इधर अगर दो इक्वल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो नेट फोर्स वुड बी 2F। इधर इक्वल फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, नेट फोर्स हो जाएगा 0, राइट? कोई अगर मुझे नेट टॉर्क ढूंढने के लिए बोले तो वो भी करना पड़ेगा हमें। मैं बोलूंगी दोनों फोर्सेस की वजह से कुछ टॉर्क लगेगा, लेट्स फाइंड द टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला याद है क्या लोगों को? डू यू गाइस रिमेम्बर द फॉर्मूला फॉर टॉर्क?
आर इंटू एफ बोलना बहुत वो मैं फिर बोलूंगी वर्ड सही नहीं है। RF sin theta. आर एफ साइन थीटा इज द मैग्नीट्यूड। आर इंटू एफ को बोलोगे क्या? आर आर इंटू एफ नहीं क्रॉस बोला है, जाता है, आर क्रॉस R है। आर cross F. क्रॉस आर एफ, क्रॉस है, यस, भूलना नहीं है, ठीक है। हाँ। हाँ, सो इधर भी हमने एक आर वेक्टर लिया, इधर भी हमने एक आर वेक्टर लिया। सिंस ये सिमेट्रिक है अपने सेंटर के अबाउट, मैंने सेंटर के अबाउट टॉर्क फाइंड करने के लिए बोला, और ये दोनों डिस्टेंसेस सेम होंगे। हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क? डायरेक्शन कैसे ढूंढ सकते हैं टॉर्क का? हम राइट हैंड रूल। राइट हैंड थंब रूल। थंब रूल। वेरी गुड, वेरी गुड। सो देखिए, मेरे पास दो फोर्सेस एक्ट कर रही है, मैंने ये फोर्सेस को उठा के ऊपर रख दिया सिर्फ, और कुछ चेंज नहीं किया, मैंने वेक्टर को उठा के ऊपर शिफ्ट कर दिया, एंड आई कैन डू दैट। डीलोकलाइजेशन ऑफ वेक्टर्स इज अलाउड। आई हैव जस्ट नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, राइट। मैं इसकी वजह से टॉर्क लिखूं तो टॉर्क का फॉर्मूला बनेगा आर एफ, द एंगल बिटवीन देम इज sin 90। इधर इसकी वजह से लिखूं तो आर एफ एंगल इज sin 90, बट दोनों केस में मिसिंग जो है वो है डायरेक्शन, क्योंकि दोनों है तो आर एफ sin 90 बट डायरेक्शन मिसिंग है, तो इसकी हम R की डायरेक्शन डायरेक्शन एक में पॉजिटिव होगी, एक में नेगेटिव होगी. अपने टॉर्क का ही ढूंढ ले डायरेक्टली, तो विल दैट बी ओके? टॉर्क का डायरेक्शन ढूंढते हैं पहले इस साइड वाली फोर्स के लिए। आर वेक्टर की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को रखेंगे और कर्ल करेंगे एफ की तरफ। आर क्रॉस एफ, थंब कहां पॉइंट करता हुआ दिख रहा है आपको? आर क्रॉस एफ, inwards. I'm into thumb the is page. pointing into the plane of the paper। मैं इस डायरेक्शन को नाम दे देती हूँ माइनस के कैप प्लस। अब इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं। इधर आर इधर लग रहा है और एफ ऊपर लग रहा है, आर क्रॉस एफ, थंब कहां पॉइंट कर रहा है? ऊपर की तरफ, Plane of the paper. आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, तो इसके लिए डायरेक्शन आ जाएगा प्लस के कैप। आर एफ माइनस के कैप, आर एफ प्लस के कैप, नेट टॉर्क कितना हो गया? 0. 0। कौन सा इक्विलिब्रियम है इस ऑब्जेक्ट का? Rotational. रोटेशनल है और ट्रांसलेशनल नहीं है। दिस सिस्टम इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम बट नॉट इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, राइट। नेक्स्ट केस, इस साइड वाले पे आ जाते हैं। चलो इस साइड वाले पे फिर से मैं फोर्सेस को डीलोकलाइज कर देती हूँ, एक ऊपर एक नीचे की तरफ लग रहा है। इनके आर वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो इनका आर वेक्टर एक का इस साइड है और दूसरे का इस साइड एक्ट कर रहा है आर वेक्टर। दोनों फोर्सेस का वैल्यू एफ एफ ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होने वाला है। एंगल बिटवीन दी टू फोर्सेस इज फिक्स 90 डिग्री। टाउ नेट का वैल्यू जो आएगा वो अभी भी ऐसा ही होगा, आर एफ साइन 90 पहली फोर्स के लिए मैग्नीट्यूड वाइज, आर एफ साइन 90 दूसरी फोर्स के लिए मैग्नीट्यूड वाइज। डायरेक्शन पे चलते हैं। आन्या, हेल्प मी इन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क ड्यू टू दिस फोर्स। ये वाली फोर्स से हेल्प कीजिए, क्या डायरेक्शन आएगा टॉर्क का? माइनस के कैप। माइनस के कैप, वेरी गुड। आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, थंब अभी भी अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है, इट इज माइनस के कैप प्लस प्रियांशी, दोनों प्रियांशी है, प्रियांशी अग्रवाल, आप मेरी हेल्प कीजिए ये वाली फोर्स की डायरेक्शन टॉर्क फाइंड करने में। मैम प्लस के कैप। नो, इट वुड बी अगेन माइनस के कैप। प्रियांशी देखिए, राइट हैंड की फिंगर्स इधर, अब इस बार फोर्स ऊपर की तरफ नहीं लग रहा है, फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो मुझे फिंगर्स ऐसे कर्ल करने की बजाय ऐसे इस डायरेक्शन में कर्ल करनी पड़ेगी, तो उसकी वजह से थंब कहां पॉइंट कर रहा होगा? वापस नीचे की तरफ। थंब इज अगेन पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, तो यहाँ पे भी डायरेक्शन आ जाएगा माइनस के कैप। अब ये है आर एफ साइन 90, मतलब आर एफ ओनली, इधर भी आर एफ, तो दोनों साइड में लिख दूंगी 2r इंटू एफ। डायरेक्शन कोई मुझसे पूछे तो आई वुड राइट माइनस के कैप। दिस इज नेट टॉर्क। ये सिस्टम कौन से इक्विलिब्रियम में है?
कौन से इक्विलिब्रियम में है सिस्टम? ट्रांजिशनल ट्रांसलेशनल and not in rotational equilibrium. It is in translational equilibrium, it is not in rotational equilibrium. मैं आपको दोनों केसेस दिखाती हूँ. ये देखिए, ये मेरा स्केच पेन है. एक टाइम पे मैं ऐसे दो फोर्सेस लगा रही हूँ तो ये रोटेट नहीं हो रहा है, ऊपर ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट. दूसरे केस में क्या हो रहा है कि मैं ऐसे फोर्सेस लगा रही हूँ, दो इक्वल फोर्सेस, तो अब ये क्या होएगा, रोटेट होने लग जाएगा. ये मूव नहीं करेगा बट रोटेट होने लग जाएगा. ऐसे पेयर ऑफ फोर्सेस को हम बोलते हैं कपल. ये साइड वाले को, these kind of pair of forces are known as couple. A pair of equal and opposite forces acting at two different points of the object is known as couple, such that the system is in translational equilibrium but not in rotational equilibrium. आपके घरों में पॉल पेट की बॉटल्स होगी, ऐसे ऐसे जो टपरवेयर की बॉटल्स आती है जिनका कैप ऐसे खुलता है. आप उस कैप पे क्या लगाते हो, एक थंब से पकड़ते हो और दूसरा एक फिंगर से पकड़ते हो. एक फोर्स इधर लगाते हो, दूसरा फोर्स दूसरी साइड. दैट फोर्स इज नथिंग बट कपल. उससे सिर्फ सिर्फ रोटेशनल मोशन होता है, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होता है. ऐसे पेयर ऑफ फोर्सेस को हम बोलते हैं कपल. हम जब टैप खोलते हैं वहां पे भी कपल का यूज होता है, जो घूमने वाले होते हैं, नॉट दी फैंसी वंस. मैम हाँ जी. मैम टिफिन बॉक्स खोलते तब भी कपल हाँ फोर्स होगा. हाँ, कोई भी बॉटल गोल ऑफ घूमने वाइन. वाली चीज खोलेंगे वो वहां पे कपल यूज होएगा. A pair of equal and opposite forces acting at two different objects of the body, such that the body is in translational equilibrium but not in rotational equilibrium, is known as couple. इसके साथ एक और चीज याद रखना, ऐसा भी बोला जाता है मोमेंट ऑफ कपल. अपने ने पढ़ा था व्हाट इज मोमेंट ऑफ फोर्स, आल्सो नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स. क्या बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स को? टॉर्क. टॉर्क. तो मोमेंट ऑफ कपल इज नथिंग बट टॉर्क ड्यू टू कपल. टॉर्क ड्यू टू कपल वैसे तो हमने फाइंड कर ही लिया इस केस में. आप देखिए, इट इज 2r into f. व्हाट इज 2r? It is the perpendicular distance between the two forces. 2r is nothing but the perpendicular distance between the two forces. F is either force. तो टॉर्क ड्यू टू कपल हमें फाइंड करना हो तो हम लिखेंगे perpendicular distance between the two forces multiplied by magnitude of either force. Torque due to couple is given by perpendicular distance between the two forces multiplied by the magnitude of either force. ऐसा भी लिखा जाता है D perpendicular into F, बट होना perpendicular distance चाहिए. क्लियर है सबको ये? हाँ ना, कुछ रिएक्शन तो दो भाई. थम्स अप. हाँ, थम्स अप इज ओके. हेलो मैम. मैम यस. मैम ये मोमेंट ऑफ कपल फिर से समझाओ मैम. मोमेंट ऑफ कपल इज नथिंग बट टॉर्क ड्यू टू कपल. टॉर्क ड्यू टू कपल हमने यहाँ पे फाइंड किया. इट इज 2r into f. what is 2r representing? Perpendicular distance between the two forces. and what is f representing? Magnitude of either force. तो कभी भी हमें बताना पड़े ना कि कपल की वजह से टॉर्क कितना लग रहा है, क्योंकि सिस्टम रोटेट तो कर रहा है, ट्रांसलेट नहीं कर रहा है, रोटेट कर रहा है. रोटेट कर रहा है तो हमें बताना पड़ेगा टॉर्क कितना लग रहा है. तो कितना टॉर्क लग रहा है वो बताने के लिए हम बोलेंगे perpendicular distance between the two forces multiplied by the magnitude of either force.
हम दो फोर्सेस के बीच में हमेशा डिस्टेंस परपेंडिकुलर ही होगा। परपेंडिकुलर ही लेना है, होगा नहीं, हमें लेना है। ओके। उन दो फोर्सेस के बीच में जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट एक और चीज हम करते हैं, जिसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। हमारी जितनी भी सिंपल मशीन्स होती है ना, वो सारी इस पे वर्क करती है। सिंपल मशीन्स एज इन फैन। हमारा स्क्रू ड्राइवर इज वन सिंपल मशीन, हमारा क्रोबार इज अनदर सिंपल मशीन, फिर हमारा क्या बोलते हैं, जैक बोलते हैं ना, गाड़ी उठाने के लिए जो यूज किया जाता है, जैक। हम हाइड्रोलिक वाला या दूसरा वाला? हाइड्रोलिक वाला इस पे वर्क नहीं करता है, हाइड्रोलिक वाला अलग होता है वो पास्कल्स लॉ तो। पे वर्क, हाँ वो पास्कल्स लॉ पे वर्क करता है, हाइड्रोलिक जैक नहीं, हाँ, वो दूसरा घुमाने जैक। वाले की बात कर रहे हो। हाँ घुमाने वाले की बात कर रहे हैं। उस इन सब ये सब किस पे बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स पे। अब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या बोलता है कि अगर कोई सिस्टम रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो आप पिवटल पॉइंट कहीं पे भी सेट कर दो, वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। पिवटल पॉइंट का मतलब होता है ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रही हो, जिसको फल्क्रम भी बोला जाता है, पिवटल पॉइंट भी बोला जाता है, जिसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है। जैसे मैं बोलूं कि ये मैंने फोर्स लगाया, तो आप देख रहे हो ये इस सेंट्रल पॉइंट के अबाउट रोटेट किए जा रहा है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पिवटल पॉइंट। ठीक है, तो पिवटल पॉइंट मैं कहीं पे भी सेट कर दूं, सिस्टम रोटेशनल इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। इस प्रिंसिपल को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। एग्जाम में स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। अब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के बेसिस पे हमने सारी हमारी सिंपल मशीन्स वर्क बेस कर दिया है। हमने ये पिवटल पॉइंट मान लिया भाई, यहाँ पे है हमारा लोड जो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, और यहाँ पे है मेरा एफर्ट। मतलब मुझे क्या करना है, मान लीजिए किसी बहुत बड़े पत्थर को मुझे लिफ्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी, वो पत्थर की भी फोर्स नीचे लग रही है, उसको लिफ्ट करने के लिए मेरे को यहाँ पे फोर्स लगाना पड़ेगा, क्रो बार के जैसे उठाना पड़ेगा उस पत्थर को, जैसे यहाँ से ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे लिफ्ट करना पड़ेगा, राइट। हम लीवर की तरह ना। लीवर की तरह, यस। ठीक है, distance of the load from the fulcrum is known as load arm. Distance of effort from the fulcrum is known as effort arm. लोड का फल्क्रम से डिस्टेंस और एफर्ट का फल्क्रम से डिस्टेंस इज नोन एज लोड आर्म एंड एफर्ट आर्म रेस्पेक्टिवली। मान लो इसको मैं F1 से रिप्रेजेंट करती हूँ, इसको F2 से, इसको D1 से और इसको D2 से। अब अगर सिस्टम रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो नेट सम ऑफ टॉर्क कितना होना चाहिए, सिस्टम अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो नेट सम ऑफ टॉर्क कितना होना चाहिए, जीरो जीरो। जीरो। तो इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क लग रहा होगा दैट वुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द अदर टॉर्क। तो F1 D1 must be equal to F2 D2. That means F1 by F2 is equal to D2 by D1, which implies F is inversely proportional to D. इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। समझाते हैं कैसे, कि अगर मान लो मुझे सामने 100 न्यूटन का कुछ वेट उठाना है तो मुझे फोर्स भी लगाना पड़ेगा 100 न्यूटन, ऐसा हम अज्यूम करते हैं, राइट। बट अगर मैं ये एफर्ट आर्म बढ़ा दूं तो 100 न्यूटन को उठाने के लिए हो सकता है मुझे फोर्स 10 न्यूटन ही लगाना पड़े। विद लेस इनपुट आई एम गेटिंग अ लार्जर आउटपुट, विद लेस इनपुट आई एम गेटिंग अ लार्जर आउटपुट। इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज मिलना। दिस इज व्हाट वी कॉल मैकेनिकल एडवांटेज, कि सिंस F इज प्रोपोर्शनल टू D, तो अगर मुझे अपना एफर्ट कम करना है तो एफर्ट आर्म को बढ़ा देना चाहिए।
एफर्ट कम करना है तो एफर्ट आर्म को बढ़ा देना चाहिए। इसी के ऊपर वो थियरी भी बेस्ड है हमारी कि अगर मान लो आपको अर्थ को लिफ्ट करना हो तो यू नीड टू टेक अ वेरी लॉन्ग रॉड, उसको अर्थ के नीचे सेट कर दो और नीचे यहाँ पे Ma'am, this फलक्रम। was said by Galileo Galilei. यस He said that give me a rod long enough and I shall shift the earth. यस, और फलक्रम वहां पे सेट कर दो अर्थ के बिल्कुल बाजू में। सेट द फलक्रम जस्ट नियर टू द अर्थ, आई कैन लिफ्ट द अर्थ, आई कैन चेंज द पोजीशन ऑफ द अर्थ। ये इसी बात पे बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स पे। ठीक है, सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हो चुका है। अच्छा, इसके साथ एक और लास्ट पॉइंट मैं बता देती हूँ, विच इज नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। Center of gravity is that point on our bodies where the sum of all gravitational torque is 0. ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको mg क्रॉस r, नहीं सॉरी r क्रॉस mg is equal to 0। जैसे आप लोगों के लिए एक पैर पे बैलेंस कर पाना मुश्किल होता है, हम सबके लिए कितनी देर खड़े रह सकते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि हम घूमने लग जाते हैं, इधर उधर गिरने लग जाते हैं, टंबल करने लग जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पिवटल पॉइंट है हमारे ऑब्जेक्ट बॉडी का। अब उस पे अगर हमारा वेट एक्ट करता रहेगा उसी लाइन के अलोंग तो टॉर्क 0 होएगा। बट जैसे ही वेट शिफ्ट होएगा, मैं एक पैर पे खड़ी हो जाती हूँ, वेट शिफ्ट हो जाता है, उसकी वजह से टॉर्क लगता है और मैं टंबल होके गिर जाती हूँ। आपने ये सड़कों पे देखा होगा, एक ऐसे मतलब जब जो पुअर पीपल होते हैं ना, वो रोड शो करते हैं, रस्सी पे चलना सिखाते हैं, और वो लड़की के हाथ ऐसे बाहर की तरफ खुले हुए होते हैं, सबने देखा होगा जहां तक मुझे लगता है, राइट? वो बाहर की तरफ खुले होते हैं ना, तो कभी लड़की लेफ्ट में बैलेंस कर रही थी, कभी राइट में बैलेंस कर रही थी, कभी लेफ्ट में कभी राइट में, और ये चलता रहता है लेफ्ट राइट बैलेंस। क्यों? वो ये लेफ्ट राइट करके क्या करने की कोशिश कर रही है? अपने वेट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन में लाने की कोशिश कर रही है। अगर ऐसा होगा तो टॉर्क 0 लगेगा, वरना टॉर्क लगेगा और वो नीचे गिर जाएगी। बास्केटबॉल प्लेयर्स क्या करते हैं? एक फिंगर पे बास्केटबॉल को घुमाते रहते हैं। उन्होंने क्या करना सीख लिया है? उस बास्केटबॉल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस करना सीख लिया, उसके वेट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन में रखना सीख लिया, तो ये सब कर सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एन एक्चुअल पॉइंट ऑन द रिजिड बॉडी एंड सेंटर ऑफ मास इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। ये दोनों में डिफरेंस है, ये दोनों सेम नहीं है, पॉइंट्स अलग अलग हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, सेंटर ऑफ मास इमेजिनरी पॉइंट है। हाँ, हमारे जैसे बॉडीज के लिए, मतलब हमारे जैसे एज एन शॉर्ट हाइट्स पे जो बॉडीज रहते हैं, जैसे जी जहां पे सेम हो सबका, जैसे मेरी पूरी बॉडी की मैं बात करूं तो मेरे सर पे भी उतना ही जी लग रहा है जितना मेरे टोज पे लग रहा होगा। तो सिंस ज्यादा जी में डिफरेंस नहीं है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास बोथ लाई एट द सेम पॉइंट। बट where there is gravitation difference in gravitational acceleration, जैसे मैं माउंटेन्स का केस की बात करूं, माउंटेन्स के बॉटम पे कुछ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा, टॉप पे कुछ और लग रहा होगा। तो सिंस ये बॉटम और टॉप का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिफरेंट है, तो इसकी वजह से इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास सेम पॉइंट पे लाई नहीं करता है, थोड़ा डिफरेंस होता है इसके अंदर। I hope that is clear to everyone. This completes first part of the session. That is 7.4. मैम Yes. मैम एक बार वो पीछे वाला पेज दिखाओ ना मैम, उसमें मैकेनिकल एडवांटेज की बात समझाओ ना। क्योंकि कम एफर्ट में ज्यादा आउटपुट मिलेगा। मैं 10 न्यूटन लगा के भी 100 न्यूटन को लिफ्ट कर पाऊंगी, इसीलिए इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज मिलना। लेस इनपुट से ज्यादा आउटपुट। मैम नहीं समझ आया। आपके ऐसा आपने देखा है कभी? बहुत, हाँ, गाड़ी लिफ्ट करना, गाड़ी का वेट कितना होता है?
व्हाट डू यू पर थिंक? एवरेज 2 टन या 1 टन की गाड़ी होती है, नॉर्मल 2 एवरेज टन या वेट। 1 टन मतलब 1000 किलो की गाड़ी होती है, राइट? वेट उसका है 10,000 न्यूटन। क्या मैं 10,000 न्यूटन का, भाई आई एम नॉट जॉन अब्राहम या सलमान खान, वो ये काम सब काम कर सकते हैं, वो गाड़ी उठा सकते हैं, पूरा ऊपर लिफ्ट कर सकते हैं, राइट? बट हम मूवीज में नहीं जी रहे हैं, हम रियल लाइफ में क्या करते हैं, जैक यूज करते हैं, जैक को रोटेट करते हैं और वो गाड़ी लिफ्ट हो जाती है। क्या मेरे को 1000 न्यूटन जितना फोर्स लगाना पड़ा या 10,000 न्यूटन जितना? नो, थोड़े फोर्स में ही गाड़ी लिफ्ट होने लग गई। मतलब 10,000 न्यूटन को शायद मैंने 10 न्यूटन या 100 न्यूटन फोर्स लगा के भी लिफ्ट कर दिया। मैंने लगाया 100 न्यूटन और सामने उठ लिफ्ट हो चुका है 10,000 न्यूटन। isn't this a mechanical advantage which I am getting? मैम Yes. मैम गियर्स का केस भी मैकेनिकल एडवांटेज में ही गिनाता है। किसका? गियर्स, वो बड़ा वहां गियर पे से छोटा। रेडियस चेंज नहीं नहीं, वो अलग थियोरी है, वहां पे रेडियस चेंज होता रहता है। सब गियर्स का रेडियस अलग अलग होता है और उसकी काफी वर्किंग डेप्थ में है। इंजीनियरिंग में पढ़ोगे आप, अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिया तो। फर्स्ट ईयर में वैसे सब कुछ आता है, बट इंजीनियरिंग में आप पढ़ोगे काफी डिटेल में होती है ये सब चीजें। ये बेसिक्स है, ये सब होंगी, लेकिन इतना ज्यादा नहीं जितना हम आज इसके बेसिस पे बता पाए। ठीक है, शनोफी क्लियर हुआ कि नहीं? यस मैम। ठीक है, ऑल राइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। ये हमारा था सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसके आगे हम चलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। न्यू टॉपिक, नॉट एट ऑल रिलेटेड टू द टॉपिक वी हैव स्टडीड अप टिल नाउ। आप लोगों को थोड़ी एनालॉजी सिखा देती हूँ उससे पहले मैं। एनालॉजी मतलब ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। तो मैं कुछ फिजिकल क्वांटिटीज लिखूंगी ट्रांसलेशनल मोशन की, आप मुझे बताना रोटेशनल मोशन में ये काम कौन करता है इनकी जगह। ठीक है, I'll start with linear velocity, नहीं linear Angular. displacement, Angular displacement. theta. Linear velocity, Angular velocity. Omega. W, ओमेगा। linear acceleration, मैम वो अल्फा इधर से एक्सीलरेशन अल्फा। चलो चलो, सो तो नहीं रही है पब्लिक। मैम। अरे इन दोनों के अलावा कोई जाग रहा है कि नहीं जाग रहा है? मैम बोला अल्फा ना मैम। अल्फा को क्या मैम। बोलते हैं? हाँ हाँ एंगुलर बोलिए। एक्सीलरेशन। ये मैम मैम कौन बोल रहा है भाई? मैम टीएम और आरएम का फुल फॉर्म बोलो ना। ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन, कम ठीक है। ऑन। आपको बताना ठीक है, मैं ट्रांसलेशनल मोशन की क्वांटिटीज लिख रही हूँ, आपको बताना है रोटेशनल मोशन में वो क्वांटिटीज का काम कौन कर रहा है। ठीक है, मैम स्कूल में भी यही किया था। यही किया था क्या? लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन। थोड़ा और आगे चलते हैं, फोर्स, टॉर्क, टॉर्क, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, मास, मास। मास का काम क्या होता है? मैम What does mass do in translational motion? What is the function of mass? कुछ नहीं मैम। वो वाह, ग्रेविटी के साथ होगा तो फोर्स लगाएगा ना। फोर्स लगाए तो फोर्स नहीं अच्छा। लगाता, मास की वजह से फोर्स नहीं लगता, ये अरे नहीं, गलत पर वो बात मास और ग्रेविटी एक साथ लगते हैं तब तो फोर्स क्रिएट होता है ना। है। मास का फंक्शन होता है इनर्शिया प्रोवाइड करना। ग्रेटर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्रेटर इज द इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऐसा बोला जाता है। 5.1 में शायद पहला या दूसरा स्टेटमेंट होएगा ये हमारा, जब हमने पढ़ाया। मैम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, करेक्ट। यस, अंडर द इन्फ्लुएंस, ये सही बात है कि मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्सेस लगते हैं, सारे फोर्सेस नहीं लगते हैं, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्सेस लगते हैं। ठीक है,
ग्रेटर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्रेटर इज द इनर्शिया। तो मास का काम है इनर्शिया प्रोवाइड करना, उसकी जगह यहाँ पे आ जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, जो मास को रिप्रेजेंट करता है। तो कैन यू टेल मी ये फॉर्मूलाज किस हिसाब से चेंज हो जाएंगे? F इज इक्वल टू ma की जगह मैं यहाँ क्या लिख रही होंगी? F की आई जगह अल्फा I into angular moment. इज इक्वल टू टॉर्क टाउ। टॉर्क वेरी टॉर्क गुड। F इज इक्वल टू ma की जगह टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। 7.5 में हम डिराइव करेंगे, ये डेरिवेशन भी है इसका। एक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, F इज इक्वल टू dp बाई dt। इसकी जगह क्या आएगा यहाँ पे? dl by dt. इज इक्वल टू व्हाट? Torque. टॉर्क। वेरी गुड। टाउ इज इक्वल टू dl बाई dt। फिर इसके अलावा dw इज इक्वल टू f dx। ये अपनों ने वैसे नहीं सीखा हुआ है ना, याद रखना। वर्क डन का फॉर्मूला आता इंटीग्रेशन है। है, वर्क डन का फॉर्मूला आता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इधर क्या आएगा? वर्क डन इक्वल टू Fx। नो, टाउ इनटू डी थीटा। फोर्स की जगह टॉर्क, dx की जगह डी थीटा। ये सारे फॉर्मूला इस हिसाब से चेंज हो जाएंगे। मैं एक और सिखा देती हूँ आपको। पावर का फॉर्मूला आप सीखोगे फोर्स इनटू वेलोसिटी, तो यहाँ पे पावर का फॉर्मूला हो जाएगा टाउ इनटू ओमेगा। ये सारे हमारी एनालॉजी है ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन की। लिख के रख लीजिए, हम डिराइव इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, और इसका ऑलरेडी कर चुके हैं। मतलब इस साइड पे ये तीनों हम डिराइव करेंगे और ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। लेकिन उसके लिए अपने को पहले सीखना पड़ेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का काम क्या है। इट इज डूइंग द जॉब ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन। जो काम मास का ट्रांसलेशनल मोशन में था, वही सेम काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशनल मोशन में है। ग्रेटर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्रेटर वुड बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, sorry, greater would be the inertia. Greater would be the moment of inertia. Greater is the inertia provided to the change in state of rotational motion. ये मैंने किस बेसिस पे बोला? आपको इनर्शिया का डेफिनेशन पता है क्या सब लोगों को? What is the definition of inertia? Ma'am, it is the tendency of a object to resist indirect force. Resist और direct force गलत है, झूठ झूठ झूठ, wrong है झूठ ये। नहीं मैम। क्या? ओके मैम। बाकी कोई और भी बोल रहा था ना, what is inertia? तने को भी नहीं पता क्या व्हाट इज इनर्शिया? तने पता है ना मैम। Property of body to resist any change in its state of rest or uniform. yes, it is the tendency of a body टू to एग्जिस्ट मैम। मैम resist एग्जिस्ट नहीं the होगा। to टू resist the एग्जिस्ट इन change. स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड फोर्स इज अप्लाइड। Yes, so it is the tendency of a body to change in the state of the object. मैं सिंपल बोल देती हूँ, it is the tendency to resist the change in the state. रेस्ट पे है तो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं जाने देना है, या मोशन में नहीं जाने देना है। यूनिफॉर्म मोशन पे है तो रेस्ट पे नहीं आने देना है। डायरेक्शन में भी वो यही करता है। सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी यही करता है। ये रोटेशनल मोशन की स्टेट में जो भी चेंज आ रहा होता है, मतलब बॉडी स्टार्ट करती है रोटेट करना, उसको भी रोकता है। रोटेट करने से रुकने लगती है तो उसको भी रोकता है। तो ये दोनों को अपोज करता है। हमें पहले इसका एक्सप्रेशन डिराइव करना है, और इसका एक्सप्रेशन हम एनालॉजी से ही डिराइव करेंगे। उससे पहले आपको थोड़े फीचर्स बताने पड़ेंगे मुझे। जब हम डेरिवेशन करते हैं किसी भी चीज का, फर्स्ट स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे? रोटेशनल मोशन के केस में हम डेरिवेशन में फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? कोई नहीं बताएगा?
We consider a rigid body rotating about a fixed axis in anti-clockwise direction. ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होता है. We consider a rigid body rotating about a fixed axis in anti-clockwise direction. ये हमने फिक्स करके छोड़ दिया. अब इसके बाद मैं बोलूंगी टू डिराइव एनीथिंग, जो भी मुझे डिराइव करना है, टू डिराइव one particular, let's say इस केस में moment of inertia, we consider one particle of the rigid body. अब इस केस में मैं उस पार्टिकल की आपसे एनर्जी पूछती हूँ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? half mv Square. हाफ mv स्क्वायर. क्या सारे पार्टिकल्स का मास सेम होता है? नॉट नेसेसरी. मैं आई लिखूंगी. क्या सारे पार्टिकल्स का वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी सेम होता है? नो. ये तो ट्रू ही है, रोटेशनल मोशन में होगा नहीं. तो के आई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ith पार्टिकल इज इक्वल टू हाफ mi vi स्क्वायर. v को ओमेगा की टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं हम? v इज इक्वल टू ओमेगा. v इज इक्वल टू ओमेगा. बाय आर, वी बाय omega पाएगा. into वी r. बाय आर या फिर वी आर इनटू आर. v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर. वी आर नहीं है भाई यार, वी आर तो कहीं पे भी नहीं है. v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर. अच्छा, यहाँ पे v की जगह अब ये सब्सटीट्यूट करना है. हाफ mi की जगह mi, vi की जगह मुझे लिखना है ओमेगा r. क्या सारे पार्टिकल्स का ओमेगा सेम होता है रोटेशनल मोशन में? यस, वेरी गुड. अब r सब्सटीट्यूट कर दो तो ri स्क्वायर बन जाएगा. ये इसको थोड़ा रीअरेंज कर रही हूँ. हाफ mi ri स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ith पार्टिकल. अगर मुझे पूरी रिजिड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ढूंढनी हो, कि रोटेशनल फाइंड करना हो, तो क्या तरीका है फाइंड करने का? एक पार्टिकल की ये है, n पार्टिकल्स की फाइंड करनी हो, तो व्हाट इज द मेथड? सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर दो. फ्रॉम i टू 1 टू n. फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 टू n. ये सीखा हुआ है आप लोगों ने कि अगर एक का पता चल जाए तो n का फाइंड करना हो, तो ये तरीका होता है. समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n हाफ mi ri स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. अब हाफ कांस्टेंट बाहर हो जाएगा इससे, ओमेगा कांस्टेंट वो भी बाहर, ये बच जाएगा समेशन mi ri स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. मैं आपको के ट्रांसलेशनल का फॉर्मूला बताती हूँ. के ट्रांसलेशनल का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर. हाफ की जगह मुझे हाफ दिख रहा है, वी की जगह मुझे ओमेगा दिख रहा है, मास की जगह ये पूरा टर्म दिख रहा है. ये पूरा टर्म मास की जगह क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? मास का एनालॉगस कौन है रोटेशनल मोशन में? इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो ये बन जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और हम लिख देंगे वेयर i इज इक्वल टू समेशन ऑफ mi ri स्क्वायर. तो ये हमने दोनों डिराइव कर दिए एक साथ, के रोटेशनल भी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन भी. बोलिए, किसी को कोई डाउट इसमें? क्या लगता है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, ये देख के, एक्सप्रेशन को देख के, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता होगा? फैक्टर ऑन विच आई डिपेंड्स. फर्स्ट, मास मास. मास डेफिनेटली और रेडियस. क्लियरली दिख रहा है. मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है. रेडियस की जगह मैं टर्म यूज करूंगी मास डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है. मान लीजिए एक्सिस से, ये मेरा एक्सिस है, ये स्पेलिंग भी ठीक कर लेना.
ये मेरा एक्सिस है, पहले मैंने इसको इस तरीके से पकड़ के रखा है, ये मेरी पूरी रिजिड बॉडी इस तरीके से पकड़ के रखा है, तो मास सारा का सारा एक्सिस के बाजू में ही है, सारा का सारा एक्सिस के बाजू में है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम। बट बाद में मैंने क्या किया, ऐसे खोल के रख दिया अपना हाथ और रिजिड बॉडी को दूर दूर कर दिया, और अब ऐसे पकड़ के रख रखा है इसको, दूर हो गई रिजिड बॉडी, डिस्टेंस बढ़ गया, मास डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्टेंस बढ़ गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। ये दो तो फैक्टर्स क्लियरली दिखते हैं। जो दो फैक्टर्स नहीं दिखते हैं वो आपको पेज टर्न करना पड़ेगा। अगर आप नोट्स पे हो तो आपको पेज टर्न करने के बाद एक टेबल मिलेगा जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बहुत सारी वैल्यूज दे रखी है। मिला गया सबको वो टेबल? आप नोट्स में हैं तो नोट्स में आप जाएंगे नेक्स्ट पेज पे, वहां पे आपको टेबल मिलेगा। उस टेबल में आप देखेंगे तो पता चलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक डिपेंड करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, और दूसरा डिपेंड करता है ज्योमेट्री, साइज और शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट पे, ज्योमेट्री ऑफ द बॉडी पे। ये चार फैक्टर्स पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। भाई अब मैं ना बोर हो गई ब्लैक स्क्रीन देख के। यश के अलावा भाई सबको वीडियो चालू करने का, यश तो चालू ही करके बैठा है। वीडियो चालू करो बाकी हाँ, लोग अब भी। यश बंद कर सकता है ना? नहीं तुम्हें भी चालू ही रखना है। तुम तो वैसे भी विंडो के आगे बैठे, तुम्हारी शक्ल तो दिख ही नहीं रही है। आपको तो बाकी लोग बॉडी भी, लैंग्वेज देखनी है ना, शक्ल का हाँ क्या तो करना है? एक्सप्रेशन से तो वो भी पता चलेगा ना। अगर सेम ही है स्नोफी, एक्सप्रेशन। ये 2020 का एक्सप्रेशन एक ही है, आप चिंता क्यों करते हो? बाकी लोग भी वीडियो चालू करें। आन्या, नुपुर, प्रियांशी दूसरी वाली तो बोल रही है आज कर नहीं सकती है। तान्या, तने, धीर भी नहीं कर सकता है आज, वो मना कर रहा है। आन्या तो कर सकती है। आन्या ने क्यों बंद कर लिया अपना वीडियो? हाँ देख खुश होके कर रही है ये। दो चार शक्लें तो दिखनी चाहिए यार। 7-8 लोगों की क्लास में वैसे भी ऐसे मजा नहीं आएगा फिर। ऑल राइट, चलिए ये आपको क्लियर हो गया सबको कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जो आपको टेबल दे रखा है ना, रिंग, डिस्क, स्फीयर, सिलेंडर, इन सब के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद रखने हैं। वो टेबल लर्न बाय हर्ट करना है आपको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबकी याद होने चाहिए। रिंग का क्या है, डिस्क का क्या है, और एक्सिस का ख्याल रखना, क्योंकि रिंग के केस में पहला आपको मिलेगा शायद नहीं, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन पासिंग थ्रू दी सेंटर, ये मिलेगा पहला आपको। उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है mr स्क्वायर। सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी का है, mr स्क्वायर, राइट। लेकिन जैसे ही डायमीटर पे शिफ्ट होते हैं ये बन जाता है हाफ, mr स्क्वायर बाय 2। रिंग से परपेंडिकुलर जब तक है तब तक तो ठीक, डायमीटर मोमेंट वो बढ़ा दोगे, डायमीटर को बना दोगे एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो हाफ हो जाएगा। अच्छा, जो रिंग के केसेस है वही आपको डिस्क के केसेस भी मिलेंगे, एक्सिस परपेंडिकुलर और एक्सिस डायमीटर। तो जब परपेंडिकुलर है तो रिंग का हाफ, डायमीटर है तो इधर का हाफ। इस केस में डिस्क बन जाएगा mr स्क्वायर बाय 2 और इस केस में डिस्क बन जाएगा mr स्क्वायर बाय 4। ठीक है। आपको हॉलो सिलेंडर दे रखा हो तो हॉलो सिलेंडर ऐसा इमेजिन करो कि इट इज अ स्टैक ऑफ वेरियस रिंग्स। हॉलो सिलेंडर इज नथिंग बट वेरियस रिंग्स पुट टुगेदर, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के जैसा ही होगा, सेम एज दैट ऑफ द रिंग। बट अगर सॉलिड सिलेंडर की बात करें तो सॉलिड सिलेंडर इज स्टैक ऑफ डिस्क्स पुट टुगेदर, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के जैसा होगा, एक का रिंग के जैसा और एक का डिस्क के जैसा। स्फीयर की अगर मैं बात करूं तो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनसे
40% कम होता है, नहीं 40% ही होता है, कम नहीं 40% ही होता है। इट इज 2/5 mr² स्फीयर के केस में। और बचा अब क्या, एक और रह गया शायद रॉड, शायद रॉड का तो एकदम अलग ही केस है। रॉड के केस में इट इज ml²/12, वो तो अलग ही है, उसको तो याद ही रखना पड़ेगा। बाकी सबको आप लॉजिकली याद रख सकते हो, सिर्फ एक रिंग का याद रख के, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अगर मुझे यूनिट बताना हो तो यूनिट में यहां से लिख सकते हूँ, मास की वजह से किलोग्राम और डिस्टेंस की वजह से मीटर², डायमेंशंस वुड बी ml²। टेल मी समथिंग, अगर मान लो बॉडी, पूरी रिजिड बॉडी पे एक ही पॉइंट है m और ये एक्सिस से r डिस्टेंस दूर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इस का मास है m और ये r डिस्टेंस दूर है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? सिंपल है भाई, वेरी इजी, mr²। mr²। परफेक्ट, क्योंकि एक ही पार्टिकल है। अब यहाँ पे I लिखने की तो जरूरत ही नहीं है मुझे, m की जगह m आ जाएगा, r की जगह r आ जाएगा, mr², सिंपल। ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आपको जानना हो ये इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो उसके लिए फ्लाई व्हील करके टर्म आता है आप लोगों को। फ्लाई व्हील, फ्लाई व्हील होता क्या है? इट इज अ लार्ज डिस्क which is attached with the wheels of the train, large disc attached with the wheels of the train। इसका क्या हेल्प करता है? क्योंकि अगर डिस्क लार्ज है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा ही होगा, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जब ट्रेन रुकती है ना, तो क्या होता है कि धीरे धीरे रुकती है, जब चलने लगती है तो भी धीरे धीरे। इफ यू हैव ट्रैवल्ड इन अ ट्रेन यू माइट नो दिस, कि रुकने में भी टाइम लगता है ट्रेन को और चलने में भी टाइम लगता है, राइट? क्यों है वो? क्योंकि इस फ्लाई व्हील की वजह से। अच्छा, वो करता क्या है? अगर फ्लाई व्हील नहीं होता, सिंस ट्रेन इज अ बिग ऑब्जेक्ट, पूरे पीछे तक एक्सपैंडेड है, तो अगर वो नहीं होता तो ट्रेन रुकती, जैसे ही रुकती पीछे वाले सबको इनर्शिया फील होता। आप अगर ऊपर की बर्थ पे सो रहे हो तो नीचे आ जाते, धड़ाम, इतना इनर्शिया लगता। तो ट्रेन पटरी से उतर जाएगी। अरे भाई, पटरी से नहीं उतरते यार, ये तो एक्सीडेंट करवाने में लगा है, ऐसा नहीं होता है। बट ये केस जरूर होगा कि अगर जर्की फ्री मोशन आपको बनाना है, आपको स्मूथली उसको रन करवाना है, स्मूथली रुकवाना है, तो आपको उसको फ्लाई व्हील के साथ कनेक्ट करना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होना चाहिए। दिस इज द प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस जहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखने के लिए मिलता है। और ये हमारी टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल की तरह दे रखा है, फ्लाई व्हील को बोल्ड में करके डाल रखा है उन्होंने, तो इसके लिए हम भी ये एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद जो टॉपिक है वो है रेडियस ऑफ जायरेशन या रेडियस ऑफ गायरेशन, जो भी आपकी टीचर प्रोनाउंस करती हो, हम इसको जायरेशन बोलते हैं। रेडियस ऑफ जायरेशन, मान लीजिए ये मेरी पूरी रिजिड बॉडी है जिसका मास है m, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया जब इस एक्सिस के अबाउट रोटेट किया। अब मैंने क्या किया, ये पूरी रिजिड बॉडी को सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन रखा, बट पूरी रिजिड बॉडी का मास जितना था उतना एक पॉइंट साइज्ड मास ले लिया। पूरी रिजिड बॉडी को पॉइंट, इंस्टेड ऑफ बीइंग एक्सपैंडेड, मैंने एक ही मास अज्यूम कर लिया, 1 पॉइंट, और तब भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया, I। तो इस डिस्टेंस जहां पे ये पॉसिबल है ना, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। ये समझना थोड़ा मुश्किल है भाई, फिर से ट्राई करना मेरे साथ। हाँ मैम, वापस बताओ। बता रही हूँ, फिर से सुनिए। रेडियस ऑफ जायरेशन इज दैट डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन is that distance from axis of rotation at which, if you assume the whole mass of the rigid body to be concentrated, if you assume the whole mass of the rigid body to be concentrated, the moment of inertia comes out to be the same as with the whole mass distribution.
कि मैं चाहे पूरा खुला हुआ मानूं रिजिड बॉडी को, चाहे एक पॉइंट मास मान लूं, अगर दोनों केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आ रहा है तो उस डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन को जहां पे हमने वो पूरा मास रखा है उस डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन। मैम वापस बोले ना, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन एट विच यू अज्यूम होल मास ऑफ ऑब्जेक्ट कंसंट्रेटेड। The moment of inertia comes out to be the same as with the whole mass distribution. The moment of inertia comes out to be the same as with the whole mass distribution. इधर अगर मैं लिखूं तो जैसे मैंने आपको सिखाया आई एम आर स्क्वायर, वैसे मैं सिखा दूंगी आई को लिख दो एम के स्क्वायर। अगर अब आपको बताना हो डिस्क का रेडियस ऑफ जायरेशन कितना है तो मैं बताऊंगी डिस्क का भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया था एम आर स्क्वायर और जनरल फॉर्मूला है एम के स्क्वायर, तो एम के स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, के वुड बी इक्वल टू आर। डिस्क के केस में रेडियस ऑफ जायरेशन इज आर। कोई और केस लेना, लेट से रॉड का केस लेते हैं। रॉड के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय एम एल स्क्वायर बाय 12। आई की जगह मैं लिख देती हूँ एम के स्क्वायर विच इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाय 12। तो के कितना हो जाएगा, एम से एम तो कैंसिल, के इज इक्वल टू एल बाय रूट 12। ये हमारा रेडियस ऑफ जायरेशन हो जाएगा। Radius of gyration doesn't depend on the mass of the object, it depends on axis of rotation and geometry of the body. It doesn't depend on the mass of the object, depends on axis of rotation and geometry. Excuse me. All right, we are done with 7.4 as well.